हेलो दोस्तों, मेरा नाम राम है। द एजुकेशन जंक्शन में आप सभी लोगों का स्वागत है और आशा करता हूँ आप सभी लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था जो टॉपिक पढ़ रहे थे अपन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में नवीन प्रवृत्तियाँ। क्या? भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियाँ। चलो इसको देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियाँ। इस टॉपिक का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियाँ। प्रवृत्तियाँ होती क्या है? प्रवृत्तियाँ का मतलब होता है उतार चढ़ाव या परिवर्तन। उतार चढ़ाव या परिवर्तन। परिभाषा देखें अपन इसकी, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्तमान में होने वाले परिवर्तन को भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियाँ कहते हैं। क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्तमान में होने वाले परिवर्तन को भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियाँ कहते हैं। वर्तमान में अपन को बहुत सी नई अपनी अर्थव्यवस्था में, भारतीय अर्थव्यवस्था में नवीन प्रवृत्तियाँ देखने को मिलेंगी आपको। तो इनको अपन बिंदुवार समझते हैं, एक एक बिंदु से समझते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियों को बिंदुवार के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले देखिए अपन कृषि। कृषि में की स्थिति क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था में? अभी वर्तमान में कृषि की स्थिति क्या चल रही है? तो ये अपन को पहले क्या है, जीबीए में योगदान देखेंगे। इसका 3 वर्ष का अपन आकलन किया है। 2020-21 में कितना था, 21-22 में कितना था और वर्तमान में कितना था। इससे अपन को समझ में आएगा कि क्या वेरिएशन है, कितना परिवर्तन हुआ है। जीबीए में भागीदारी देखिएगा तो 2020-21 में कृषि की स्थिति कितनी थी? 20.2%। याद रखना अपन को, 2020-21 कंपेरिजन करना है अपन को, बस याद अपन को ये वाला रखना है 2022-23 का। 20-21 में कितनी थी? 20.2%। 2021-22 में कितनी किया रही? 18.8% रही, जो कि 2022-23 में कितनी है? 18.3। मतलब 2000 यहाँ 20 थी, यहाँ और कम रही और इसके यहाँ और कम, मतलब घटती गई है। अपन को क्या है, कृषि क्षेत्र का योगदान, अब ये विकसित अर्थव्यवस्था है तो वहाँ का कृषि क्षेत्र का योगदान बहुत से कम होता है जीडीपी में। जिस देश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान कम से कम रहेगा वो विकसित की ओर बढ़ती है, विकसित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होती है। अपन पहले स्टार्टिंग में देता अपना योगदान सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र का ही रहता था, प्राथमिक क्षेत्र में कहीं जीडीपी में योगदान सबसे ज़्यादा रहता था। वर्तमान में अपन द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में जाने लगे। अभी वर्तमान में सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। इसके बाद देखते वृद्धि दर कितनी रही है। तो सबसे पहले 2020-21 में थी कितनी? 3.6% की वृद्धि दर रही थी। 2021-22 में 3.9% की रही है और 2022-23 में कितनी चल रही है? 3.5%। अपन को ये वाला डेटा याद रखना है, कहीं अपन मेंस लिखो कुछ लिखो तो वहाँ अपन को उनको पुट करना है, याद रखना। ये वाला डेटा तो याद रहना चाहिए करंट वाले। खाद्यान्न उत्पादन में देखा है तो स्टार्टिंग में कितना था? 2020-21 में 297 मिलियन टन, याद रखना कितना? 297 मिलियन टन। और उसके बाद 21-22 में कितना था? 315.62। एक मिनट, अब जूम कर लिया, पहले दिख नहीं रहा होगा साहब। 315.62 मिलियन टन कब है? 2021-22 में रहा खाद्यान्न का कुल। वर्तमान में कितना चल रहा है? 330.55 मिलियन, 330.55 मिलियन चल रहा है कब? 2022-23 में खाद्यान्न उत्पादन। ठीक है। 2021 में कितना रहा था? 297 मिलियन टन। 2021-22 में कितना? 315.62 मिलियन टन। और 2022-23 में कितना? 330.53 मिलियन टन। मतलब निरंतर रूप से देखा है तो बढ़ रहा है, खाद्यान्न का उत्पादन देखा है तो बढ़ रहा है। यही प्रवृत्ति है कि पहले कितना था, वर्तमान में कितना चल रहा है, तो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है अपन को। ठीक है। कुछ इनको बिल्कुल, मैं अभी बोल रहा हूँ जी, लास्ट वाली डेटा है 2022-23 की, सबको याद होना चाहिए। उद्योग में देखते हैं, उद्योग में स्थिति देखते हैं। आधार वर्ष 2020-21 की देखते हैं तो जीबी में कितना योगदान रहा है? 25.99%। ठीक है, 25.9% रहा है। 21-22 में कितना? 28.2% रहा है। और 2022-23 में कितना है? 28.3। याद रखना कितना? 28.3% रहा है। वृद्धि दर देखिए तो पहले 2020-21 में कितनी? -7.0 वृद्धि दर रही, माइनस में चली गई थी क्योंकि उसमें कोविड-19 आ गया था। इसमें क्या था? कोविड-19 बना हुआ था, तो अब अपनी अर्थव्यवस्था माइनस चली गई थी हर क्षेत्र में, चाहे प्राथमिक या द्वितीय तृतीय कम रहा है। तो यहाँ कितना? -7।
ये वृद्धि दर थी उद्योग क्षेत्र में कितनी थी, -7.0। यहाँ कितनी है 21-22 में 11.8 रही है, और 22-23 में रही है 4.10%। कितनी 4.10, सॉरी 4.1% है। हाँ, जीरो भी लगा, उससे कोई मतलब नहीं होता, याद रखना है अपन को। सेवा क्षेत्र का देखा जाए तो 2020-21 में कितना सेवा क्षेत्र का जीवी में योगदान था 53%। याद रखना, जीवी में भागीदारी कितनी थी, 53% थी। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। 53% कब थी, 2020-21 में। 21-22 में इसकी कितनी थी, 55% हो गई थी। कितना 21-22 में 55% हो गया था, और 22-23 में 53.33% है। याद रखना, सेवा क्षेत्र का जीवी में योगदान कितना है, तो वर्तमान देखा तो 22-23 का अपन को डेटा देखना है, तो कितना 53.33% है। ये बिल्कुल याद रहना चाहिए, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, क्योंकि हर जगह काम आएंगे, प्री में भी आएंगे, मेंस में भी आएंगे, इनको अपन हर जगह याद आए काम आते हैं, तो इनको डेटा हमको याद होना चाहिए। वृद्धि दर कितनी रही, तो यहाँ माइनस की 7.8% रही थी, उद्योग क्षेत्र में -7.0% रही थी, यहाँ भी -7.8% है। इसका कारण वही है क्या, कोविड-19। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर इसलिए रही कि लोग गांव में अपने अपने निवास स्थान पहुंच गए थे, तो उन्होंने वहाँ गांव में रह के खेती मेती कर ली है, तो उन्होंने प्राथमिक क्षेत्र का इसलिए माइनस में नहीं रहा है। और सेवा उद्योग क्षेत्र दोनों ही कार्य बंद पड़े हुए थे, क्योंकि ना तो मजदूर मिल रहे थे उस समय, ना ही सेवा क्षेत्र, सब घर बैठ के कार्य कर रहे थे, इसलिए इन दोनों में कमी आई है, माइनस में गया है। ठीक है, इनकी माइनस में वृद्धि दर रही है। और 21-22 में देखा तो 11.8% है। 21-22 में 11.8% रही थी, जो कि वर्तमान में 9.1% चल रही। ठीक है, इसके बाद देखते प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय वर्तमान कीमत को मतलब यहाँ है प्रचलित मूल्य पर। ठीक है, तो प्रचलित मूल्य पर कितना है, 2021-22 में कितना रहा था, 1,50,326। स्तर मूल्य पर कितना रहा था, 93,973। 1,50,326, 93,973 स्तर मूल्य पर रहा था, जो कि 22-23 में कितना 1.97 लाख रुपए, 1.97 लाख रुपए क्या प्रति व्यक्ति एक प्रचलित मूल्य पर है। और बाजार मूल्य पर, ये बाजार मूल्य और प्रचलित मूल्य एक ही होता है। इस पर स्तर कीमत कितनी है, 98,374। 98,374, ये दोनों डेटा याद होना चाहिए। स्तर मूल्य पर कितनी है, 98,374। और ईद में कितने 1.97 लाख रुपए, ये होगी प्रति व्यक्ति है। अब उन जो प्रवृत्तियों को डेटा के साथ पढ़ रहे हैं, तो इसका आपको फायदा मिलेगा। डेटा हमेशा याद कैसे कंपेरिजन करके रखा जा सकता है, वो ऑथेंटिक डेटा है पूरा, ऐसा नहीं है कि कहीं से उठा कर दे दिया, सब रिपोर्ट का है। आर्थिक समीक्षा तो वहाँ से लिया गया, कुछ रिपोर्ट से लिया गया, ये सब चीज़ें। आधार राष्ट्रीय आय का देखा जाए तो वर्तमान कीमत और स्तर कीमत। वर्तमान कीमत का भी मैंने बताया कि जो बाजार मूल्य है, प्रचलित मूल्य है, उसको है तो ये करोड़ों में है, कितने करोड़ में है, याद रखना, जो भी डेटा दिया वो सब करोड़ में है। तो वैसे भी लिख रहा है कि 1,95,61,348। 20-21 ये कितना है, 20-21 में वर्तमान कीमत कितनी रही, राष्ट्रीय आय कितनी रही है, 1,95,61,348 रुपये। ठीक है, 1,95,61,348। स्तर कीमत में कितनी रही है, 1,33,084, 1,33,84,612। ठीक है, कितनी 1,33,84,612 स्तर कीमत पर रही है। और 21-22 में कितना रहा है, राष्ट्रीय आय कितनी रही है, 2,30,38,772। 2,30,38,772 रही है। ये बाजार मूल्य पर है, वर्तमान कीमत पर है। स्तर कीमत पर कितनी है, 1,40,40,445 राष्ट्रीय आय रही है अपने यहाँ। भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर देखेंगे कितना रहा है। और भाई 21-22 का देखेंगे अपन पहले, फिर 22-23 का देखेंगे, उसके बाद 23-24 का देखेंगे। जीडीपी में विकास दर 21-22 में 9.1% रहा था। भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर कितनी रही थी,
9.1% रही है, 21-22 में, 22-23 में 7.2% रही है, और 23-24 में रही है 6.8% का अनुमान था वो रही है इनकी। एनएसए को अनुसार जो नेशनल है अपने राष्ट्रीय लेवल पे जो उसका आकलन करता है, ये अर्थव्यवस्था या राष्ट्रीय आय का आकलन करता है, तो एनएस संगठन है, इसकी स्थापना कब हुई? 2019, एक मिनट, 2019 में। पहले से एनएसएसओ और सीएसओ दोनों को मिलाकर की गई। पहले क्या था? सीएसओ प्लस एनएसओ, इन दोनों को मिलाकर संगठन, कौन से संगठन की स्थापना हुई? एनएसओ की स्थापना की गई। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 2019 में। पहले अलग अलग थे, इसकी स्थापना 1950 में की गई थी सीएसओ की, और एनएसएसओ की स्थापना 1951 में की गई थी। इन दोनों को मिलाकर ये दोनों पहले अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग मतलब पृथक पृथक संगठन थे, और इनकी मुख्यालय भी थी। तो इसलिए जो भारतीय अर्थव्यवस्था का आकलन दोनों ही करते थे, लेकिन 2019 में उनका एकीकरण किया गया और एनएसओ की स्थापना की गई। तो याद रखना कभी एनएसओ आया कि एनएसओ कब अस्तित्व में आया, इसकी स्थापना कब की गई? तो 2019 में। इसको विलय कर दिया दोनों को, और इन दोनों को विलय करने के पश्चात इसकी स्थापना हुई, अस्तित्व में आया। तो एनएसओ के अनुसार भारत की जीडीपी की जो विकास दर है वो कितने 23-24 में रही है? 7.3 बढ़ने का अनुमान लगाया इन्होंने 23-24 में। एनएसओ के अनुसार कितने? 7.3% की दर से जीडीपी में विकास दर 2023-24 में कितनी? 7.3% बढ़ने का अनुमान लगाया है एनएसओ। 2022-23 में भारत की जीडीपी 272.41 लाख करोड़ रुपए में है। 2022-23 में भारत की जीडीपी रही है कितनी? 272.41 लाख करोड़ रुपए में है। बाजार कीमत वर्तमान मूल्य पर है, और स्तर मूल्य पर कितना है? 160.06 लाख करोड़ रुपए रही है ये 2022 में। ये स्तर कीमत पे बोलेंगे, जो बेस ईयर होता है उसके हिसाब से इसको डिसाइड किया जाता है। मैं पहले बता चुका हूँ प्रचलित मूल्य क्या होता है, स्तर मूल्य क्या होता है, जीबीए क्या होता है। जीबीए को एक बार मैं बता देता हूँ, वैसे बता दिया वैसे तो मैंने। जी, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रोस वैल्यू एडेड। ग्रोस वैल्यू एडेड, इसकी डेफिनेशन में देखिए, जीडीपी जो है, जीडीपी से माइनस करते हैं अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर माइनस करते हैं प्लस सब्सिडी। सब्सिडी को इसमें जोड़ दिया जाता है, इसको बोलते हैं क्या? जीबी। जीबी इक्वल टू होता है जीडीपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी, याद रखना। कितनी है? स्तर मूल्य पर है 160.06 लाख करोड़ रुपए है 2022-23 की। इसके बाद देखते हैं अपन देश का नाम जीडीपी में किसका, किस देश की सबसे ज़्यादा जीडीपी है। तो इसमें देखो, सबको ही पता है अमेरिका की सबसे ज़्यादा जीडीपी रही। अमेरिका के कितने? 27,974। जो मार्च 2024 का डेटा है, वो यूएसडी बिलियन में है, मतलब जो यूएस अमेरिकी डॉलर होता है उसको बिलियन में दिया गया जो डेटा है। कितना है? अमेरिका कितने? 27,974 डॉलर बिलियन। ठीक है, कितनी है? 27,974 डॉलर बिलियन में दिया गया है। और चीन की है जो 18,566 चीन की दूसरे नंबर बनी हुई। तीसरे पे जर्मनी ने, तीसरे पे, यहाँ अगर तीसरा देखना है तो जर्मनी है। चौथे पे जापान है 4,291। 5 में भारत की अर्थव्यवस्था है। कितने? 5। ये विदेशी मूल्य, विनिमय मूल्य के आधार पर है, याद रखना। विदेशी विनिमय मूल्य के आधार पर, विदेशी विनिमय मूल्य के आधार पर है। अपनी कौन सी स्थिति? 5वें नंबर की है विश्व में। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटी, अभी इसको अलग से वैसे टॉपिक लिया जाएगा, तो उसको मैंने पहले ही बता चुका हूँ। वैसे तो राजकोषीय घाटा क्या होता है थोड़ा बहुत बता दिया था, तो उसको ही है। और इसका अलग से टॉपिक पढ़ेंगे तो वो एक लेक्चर अलग ही जाएगा राजकोषीय घाटे का। जब पूरा बजट पढ़ेंगे तो वहाँ समझ में आता है। वैसे राजकोषीय जो घाटा है
वो बजट घाटा होता था क्या, बजट घाटा। पहले इसका आकलन नहीं होता था, पहले बजट घाटे का आकलन किया जाता था। बजट घाटा, एक बजट घाटा। अब 1991 से, कब से, 1991 से अपने वित्त मंत्री थे कौन, मनमोहन सिंह। मनमोहन जी वित्त मंत्री थे, उन्होंने राजकोषीय घाटे की अवधारणा स्टार्ट की। राजकोषीय घाटा किसने, राजकोषीय घाटा की जो अवधारणा किसने दी है, मनमोहन सिंह ने दी है। कब दी, 1991 में। इससे पहले बजट घाटा चलता था। बजट ये जो घाटा होता है, इसके अंतर्गत माइनस कर दे, प्लस कर देते हैं जो सरकार ने और किसी को अन्य उधार देता है, दिए देना है किसी को, वो भी इससे घटा दिया जाता है। उधार देता है, उधार देते हैं, इसमें काउंट कर प्लस कर दी जाती है, तो उसको बोलते हैं राजकोषीय घाटा। ठीक है। किसने अवधारणा कब आई थी, 1951 में आई, 91 में आई थी। उस समय जो अपने जो एलपीजी आया था, उसी समय इनकी अवधारणा आई थी। किसने दी थी राजकोषीय घाटे की अवधारणा, मनमोहन, उस समय वित्त मंत्री थे, क्या थे, याद रखना, वित्त मंत्री, वित्त मंत्री थे उस समय पहले ये। बस 2021-22 में कितना है, 6.8% रहा था। जीडीपी का जो परसेंट देखते हैं इसमें राजकोषीय घाटा कितना है, 6.8% रहा था। 2022-23 में 6.4% रहा है। वर्तमान में देखा जाए 23-24 में तो कितना है, 5.8%। तो अपने दोनों डेटा याद रखना कि 22-23 में कितना था, 6.4% रहा था राजकोषीय घाटा, और वर्तमान में कितना चल रहा है, 5.8, 23-24 में। विदेशी मुद्रा भंडार देखेंगे अपने पास, विदेशी मुद्रा भंडार तो कितना है, 2020-21 में अपने पास था 577 बिलियन डॉलर। कितना, 577 बिलियन डॉलर में था। 21-22 में 633.6 बिलियन डॉलर रहा है। वर्तमान में 2022-23 में देखें तो 645 बिलियन डॉलर रहा है। ये विदेशी मुद्रा भंडार है। तो अभी परिवर्तन देखो, पहले कितना था 2021 में, और वर्तमान में कितना है, तो इसी को बोलते हैं प्रवृत्ति। परिवर्तन होता रहता है, उतार चढ़ाव जो होता है अर्थव्यवस्था में। याद रखना है कि अपने यहाँ विदेशी मुद्रा भंडार 22-23 में कितना है, 645 बिलियन डॉलर है। 1 मार्च 2024 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 625.63 बिलियन डॉलर हो गया है। ये रिपोर्ट है 1 मार्च 2024 का, ये डेटा है, उसके अनुसार 625.63 बिलियन डॉलर हो गई है। विदेशी मुद्रा भंडार में कितना होता है, 625.63। इसके बाद देखेंगे विदेशी ऋण। विदेशी ऋण देखो, मार्च 2020-21 की देखते हैं अपन स्थिति क्या थी बिलियन डॉलर में, ये भी देखिए 573.7 विदेशी ऋण रहा है अपना, कितना, 573.7 बिलियन डॉलर। मार्च 2022 में कितना रहा है, 620.7 बिलियन डॉलर रहा है। मार्च 2023 में कितना रहा है, 624.7 बिलियन डॉलर विदेशी ऋण रहा है। तो अपन याद रखना है, निरंतर बढ़ता जा रहा है जो विदेशी ऋण है, इसको अपन को कम करना है। इसके बाद देखते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति की क्या स्थिति है अपने 2020-21 की देखें तो 6.2% रही है। सीपीआई, सीपीआई का मतलब होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या फिर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। कितना रहा है, सीपीआई कितना रहा था 2020-21 में, 6.2% रहा था। 21-22 में 5.2% है, और 2022-23 में 6.8% रहा है, जो कि 2023-24 में कितना चल रहा है, 5.2% चल रहा है। तो अपन को याद रखना है इनको कि मुद्रास्फीति अभी महंगाई देखी है तो कितनी है, 5.2% चल रही है। ब्लू इकोनॉमी एक नई टर्मिनोलॉजी है, ब्लू इकोनॉमी, ये पहले नहीं पढ़ी थी हम लोगों ने। तो इसको ब्लू इकोनॉमी का मतलब जो होता है, जो समुद्र से अपने संसाधन है, तो उससे जो भी अपन निकालते हैं, चाहे वो मछली उत्पादन हो गए और कुछ भी हो सकता है, कोई खनिज हो सकता है जो उससे निकलता है, तो ब्लू इकोनॉमी जो समुद्र से के माध्यम से जो प्राप्त हुए अपने को संसाधन, समुद्र के
माध्यम से, जो समुद्र हो गया, महासागर हो गया, सागर हो गए, जो भी हो, नदियाँ हो गई, इनसे अपन को जो भी प्राप्त होगा, बिल्यू इकोनॉमी उसी से जुड़ते हैं, जो भी मिला हो। तो जीडीपी का कितना 4% है, बिल्यू इकोनॉमी में हिस्सा कितना है, जीडीपी में 4% का हिस्सा भी है। यहाँ से अपन को जो भी प्राप्त हो रहा है, जो संसाधन प्राप्त हो रहा है, उसका कितना है, 4% हिस्सा बिल्यू इकोनॉमी का है। तो याद रखना कि आ जाएगा कि बिल्यू इकोनॉमी क्या है, तो कितना हिस्सा उसका, 4% बिल्यू इकोनॉमी का हिस्सा है जीडीपी में। गरीबी देखो, गरीबी निरंतर रूप से कम होती जा रही। नीति आयोग के द्वारा जारी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में एमपीआई के अनुसार वर्ष 2015-16 में कितनी थी, 14.96% थी। गलत लिखी है डेटा जी, 2015-16 में कितनी है, 24.85% थी, और 2019 में कितनी रह गई, 14.9%। याद रखना ये डेटा इधर से उधर हो गया। 2015-16 में जो बहुआयामी गरीबी निर्धनता सूचकांक था, उसमें कितना था, 24.85% 2015-16 में थी। वर्तमान में घट के कितनी, ये रिपोर्ट शायद 21-22 में आई है, उसके अनुसार बताया जा रहा है कि 19-20 का कितना आया, 14.96% रहा है। बेरोजगारी में निरंतर कमी देखी जाए, बस 2022 में देखो कितनी प्रतिशत बेरोजगारी थी, 3.6% थी। 2023 में कितनी है, 3.1% रह गई है। बेरोजगारी में भी निरंतर कमी आ रही, बस डेटाओं में कमी आ रही है, ये तो सबको पता है कि सब युवा कितना बेरोजगार फिर रहा है, लेकिन डेटा में कमी नहीं है। डेटा में तो बहुत कम गरीबी है, मतलब डेटा के अनुसार देखा जाए तो गरीबी है ही नहीं, 3.1%। भगलपुर आप देख लो तो कितने % गरीबी दिखी जाएगी, बेरोजगारी दिखी जाएगी, सॉरी। एनएसओ के अनुसार जो डेटा लिया अपन, वो एनएसओ के अनुसार बताया गया। घरेलू बचत दर तथा पूंजी निर्माण दर में वृद्धि। घरेलू बचत दर कितने, 22-23 में 12.6% थी। घरेलू बचत दर 2022-23 के कितनी थी, 12.6% थी, जो 23-24 में कितने, 7.9% हो गई है। मतलब पहले बचत ज़्यादा हो रही थी, अब इस बार कम हुई बचत, 7.9% ही बची। पूंजी निर्माण दर देखी जाए तो 2022-23 में कितनी थी, 30.71%, और 23-24 में 31.3%। मतलब वृद्धि। पूंजी निर्माण दर क्या होती है, मतलब अपने पास जो पूंजी वर्तमान में उसको निवेश किया जाए, और उससे जो पूंजी का और बनेगी, नई पूंजी का निर्माण होगा, उसको ही बोलते हैं अपन पूंजी निर्माण। मतलब पहले मेरे पास 100 रुपये थे, मान के चलिए 100 रुपये है मेरे पास, मैंने इसको निवेश किया, कहीं लगा दिया, तो ये वहाँ में लाभ प्राप्त हो गए, पूरा टोटल कितना, 130 हो गए। तो मतलब 30% क्या हुए, 30% वृद्धि हुई है, तो मतलब पूंजी का निर्माण हुआ है कितनी, 30%। बस ये है कि पूंजी निर्माण दर कितनी चल रही है, बराबर 23-24 में कितनी चल रही है, 31.3%। तो पूंजी निर्माण दर क्या होती है, तो इसको बोलते हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था में इस तरह देखिए तो, एक मिनट, पेन क्या हो गया इसको, विकासशील अर्थव्यवस्था में देखो, IMF तथा विश्व बैंक के अनुसार, ये डेटा है वो कहेगा, IMF तथा विश्व बैंक के अनुसार वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। कुछ मापदंड हैं, उन्होंने इनके कुछ मापदंड होते हैं, क्या, कुछ मापदंड के आधार हैं, कुछ मापदंड के आधार होते हैं, उसके अनुसार अपन नापते हैं। जीडीपी का कितना है, $3.75 ट्रिलियन। अभी वर्तमान की जो भारत की अर्थव्यवस्था है, कितने जीडीपी का, $3.75 ट्रिलियन है, $3.75 ट्रिलियन है। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय कितनी है, $2,601, $2,601 या फिर $2,601 है 2023 में। कितना है, $2,601, 2,601 है। और 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है, कब, 2047 तक अपन ने अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था, उसको विकसित अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है कि हम 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएंगे। विकसित अर्थव्यवस्था में शामिल होने के लिए जीडीपी की जो, सॉरी, राष्ट्रीय जो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय होती है, वो कितना, कम से कम $12,000 से $13,000 अमेरिकी डॉलर होनी चाहिए प्रति व्यक्ति है।
जब अपन विकसित अर्थव्यवस्था में शामिल होंगे। ठीक है, 6 गुना बढ़ाना है अभी, अगर अपन को अर्थव्यवस्था में शामिल होना है विकसित में, तो 6 गुना भी बढ़ाना पड़ेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हाँ, अपनी जो भारतीय अर्थव्यवस्था वो क्या ट्रिपल पी, मतलब क्रय शक्ति क्षमता, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी हुई है भारतीय अर्थव्यवस्था। और भारतीय अर्थव्यवस्था विदेशी विनिमय मूल्य के आधार पर, विदेशी विनिमय मूल्य के आधार पर देखी जाए तो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो याद रखना अपनी तीसरी कब है, जो क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर, और विदेशी विनिमय मूल्य के आधार पर कौन सी सबसे बड़ी है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। डिजिटल भुगतान देखा जाए वर्ष 2023 में यूपीआई पेमेंट में 42% की वृद्धि दर्ज की गई। कितनी? 42%। मतलब ये कितना डिजिटलीकरण किया गया, मतलब यू पेमेंट भुगतान, हर कोई फोन पे, गूगल पे, भारत पे, नेट, भारत नेट, ये सब चला जाता है, इनके माध्यम से ये पेमेंट किया जाता है। वो कितनी डिजिटलाइजेशन में बहुत वृद्धि हुई, कितनी? 42% की वृद्धि हुई है। इससे क्या होगा, कैशलेस इकोनॉमी बनेगी। अपन भारत कहाँ किस तरीके का कैसा होगी, कैशलेस इकोनॉमी। इसे भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाई जा सकती है, हमको लगेगा काले धन में कमी आएगी। इन सब चीज़ों पर लगाने के लिए, मतलब इन काले धन, भ्रष्टाचार, इन सब चीज़ों पर लगाम लगाने के लिए भारत सरकार ने यूपीआई पेमेंट स्टार्ट किया था, डिजिटल भुगतान। 42% की वृद्धि दर्ज की गई, तो 18 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है वर्ष 2023 में। याद रखना डिजिटल भुगतान कितना किया गया, 42% की वृद्धि दर्ज की गई है, तो 18 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है डिजिटल भुगतान। मतलब ये कि 18 लाख रुपए किसी व्यक्ति के पास या फिर बहुत से व्यक्तियों के पास काले धन के रूप में डला रहता, कम से कम देखने को तो नहीं मिल रहा है सब। सरकार के पास तो पहुंचा है, सरकार के पास पहुंचा है तो अवश्य उसका उपयोग कल्याणकारी कार्यों में करता है। हॉस्पिटल्स हो गए, सड़क का निर्माण हो गया, इन सब चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। अधिक से अधिक लोगों को सब्सिडी के माध्यम से पहुंचाते हैं पैसे, डीबीटी हो गए, या फिर जो लाडली बहनों को लाभ दिया जाता है, राष्ट्रीय आवास बनाया जाता है। ये सब चीज़ों में पैसा का जो खर्च होता है वो कम से कम काले धन में जो बच रहा है उसको सेविंग उन्होंने डाल कर ली है। जो काले धन पे पहले चला जाता था, किसी एक व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों के पास रखा रहता था, अब वो पैसा कहाँ, सरकार के पास है। कैसे आया? यूपीआई भुगतान माध्यम से। इसको अपन फ़ायदा भी मान सकते, इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा यही हुआ है। अपन जब यूपीआई के बारे में लिखेंगे, मेंस में लिखने पे आ जाए कि यूपीआई क्या होता है, तो अपन को उसमें डाल सकते हैं कि अभी वर्तमान में यूपीआई की वजह से 18 लाख करोड़ रुपए का जो काला धन जमा होता वो हो नहीं पाया सरकार के पास, सफेद पैसा नहीं रहा है, सफेद धन रहा है। ठीक है, इन सब चीज़ों का महत्व देखा जा सकता है। 14 फरवरी 2024 तक 7 देशों में यूपीआई को अपनाया। कौन कौन से देश? भारत के अलावा। इससे क्या मतलब जो अपना भुगतान जो है, पेमेंट है, तो इससे ख्याति हो रही है, अपन को विश्व प्रसिद्धि से मिल रही है। मतलब लोग जुड़ रहे हैं कि हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। भाई श्रीलंका जुड़ा, मॉरिशस, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल ने भी भुगतान प्रणाली को अपनाया। तो याद रखना कि जो भारत के अलावा जो अपना भारतीय भुगतान प्रणाली है कौन अपना रहा है। तो ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा देश है जो भारत की प्रणाली, ये भुगतान प्रणाली को अपना रहा है, या ऐसा पूछा जा सकता है इसमें से कौन सा नहीं, 3 दे देगा इनमें से एक अलग से। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो हमको याद रखना चाहिए कौन कौन से। श्रीलंका, मॉरिशस, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, भूटान, नेपाल ने भुगतान प्रणाली को अपनाया। बैंकों की सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां मार्च 2023 में अपन देखें एनपीए कितना रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सकल एनपीए कितना 3.9% रहा है। जो एनपीए होता है गैर निष्पादित परिसंपत्ति, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, इसका फुल फॉर्म है कि पूछ ले कि एनपीए का फुल फॉर्म क्या है, तो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। ये एनपीए को मतलब इसकी एनपीए मैंने पढ़ा दी है, वहाँ मैंने बताया था कि अगर कोई व्यक्ति ब्याज मतलब ब्याज का भुगतान 90 दिन के अंदर नहीं करता, या फिर कोई व्यक्ति ने लोन लिया, अगर वो किस्त 90 दिन के भीतर ड्यू हो जाती है, देता नहीं है,
तो उसको एनपीए में डाल दिया जाता है, उस धन को एनपीए में घोषित कर दिया जाता है। अब मान के चलना कभी लोन लो तो ध्यान रखना कि लगातार 3 किस्तें नहीं चुकना चाहिए। अगर 3 किस्तें चुक गई तो एनपीए घोषित हो जाओगे। एनपीए घोषित हो गए तो तुमको बैंक, कोई भी बैंक तुमको लोन नहीं देगा, तुम्हारी क्रेडिट बहुत नीचे आ जाएगी। बैंकों की नज़र में तुम दिवालिया घोषित हो जाओगे एक तरह से। एनपीए अगर रहता है तो कोई बैंक तुमको लोन नहीं देगी, इसलिए बचना कि एनपीए घोषित ना हो पाओ। अगर आपने जानकारी नहीं है तो बैंक वाले वैसे बता ही देता है, तो उसको विश्वास कर लेना कि लगातार 3 किस्तों का भुगतान नहीं होता है तो आपकी जो भी लिया उसको एनपीए में डाल देंगे। कितना है ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सकल एनपीए कितना है? 3.9% रहा है। नवीन प्रति भारतीय अर्थव्यवस्था में नवीन प्रति अपन ने पढ़ा वो इतनी थी। इसके अलावा ऐसे विनिवेशीकरण की हो गई कि विनिवेशीकरण क्या होता है, एक टर्मिनोलॉजी है विनिवेशी, 20 पॉइंट हो सकते हैं। विनिवेशीकरण, विनिवेशीकरण का मतलब ये होता है कि जब सरकार का जो उपक्रम है उसकी कुछ हिस्सेदारी को शेयर बेच दे, कोई उसके कुछ शेयर को बेच दे, कोई निजी क्षेत्र का व्यक्ति खरीद ले या कोई अन्य कोई व्यक्ति खरीद ले, निजी क्षेत्र में बेची जाती है तो उसको बोलते हैं विनिवेशीकरण। मान के चलो कि मेरी कंपनी है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, सरकार के पास पूरा स्वामित्व रहता है। मतलब कोई भी कंपनी अगर 50% +1 के शेयर हैं उसके तो उसका स्वामित्व रहता है, ठीक है, उसका स्वामित्व रहता है। अब उसमें अब जो सरकारी कंपनी है, मान के लो एनजी अपन कौन कोई भी एक कंपनी ले लो, एनटीपीसी ले लो, ओएनजीसी ले लो, ओएनजीसी कंपनी ले लिया। तो इसके अब सरकार के पास है पूर्णतः, ये किसकी है? सरकारी कंपनी है, क्यों मदद कंपनी है ये ओएनजीसी, तो इसका जो स्वामित्व तो सरकार के पास है। लेकिन जब इसको लगता है कि घाटे में चल रहा है, हमें कुछ इसके हिस्से की बेचना है, तो 5 से 10% बेच देगा। तो उसकी पूरी तो उसकी रहेगी, मान के जो 5% या 10% बेचेगा तो 90% 95% की हिस्सेदारी सरकार की रहेगी, 5 से 10% किसकी रहेगी? इसको हमें बेचा है, विनिवेशीकरण किया है, तो इसको बोलते हैं विनिवेशीकरण। मतलब जब जो भी सरकार का उपक्रम है उसमें अगर उसको लगता है घाटे में चल रहा है या हमें इसको बेचना है, इसमें हमें और अच्छे संगठन में कमी है उसको दूर करना है, तो कैसे होगी? निजी क्षेत्र में जाने से होगी। तो निजी क्षेत्र को इसकी विनिवेशीकरण के माध्यम से उसका स्वामित्व सौंप देता है 5 से 10% का, ठीक है, शेयर बेच देता है एक तरह से। निजीकरण में क्या होता है कि पूर्ण रूप से उसका स्वामित्व हो जाता है, किसका? जिसने खरीदा है। निजीकरण में क्या होता है, कोई सार्वजनिक कंपनी घाटे में चल रही तो उसका निजीकरण कर दिया, मतलब उसका स्वामित्व गवर्नमेंट का बिल्कुल उसमें अस्तित्व नहीं रहेगा, स्वामित्व पूर्णतः स्वामित्व किसको? निजी क्षेत्र पे आ जाता है। और विनिवेशीकरण में क्या होता है, स्वामित्व सरकार के पास रहता है, कुछ शेयर के मालिक निजी क्षेत्र के व्यक्ति बन जाते हैं। तो ये याद रखना है उनको, ठीक है। अपना जो लेक्चर भी यहीं ख़त्म होता है। अब इसके बाद अपना जो लेक्चर रहेगा वो कृषि पढ़ेंगे अपन, कृषि। एक लेक्चर में उद्योग पढ़ लेंगे, एक में सेवा क्षेत्र, 3 लेक्चर और रहेंगे इसके। तो उसके बाद अपनी यूनिट 6 पूर्णतः कंप्लीट खत्म हो जाएगी। तो यार चलो मिलते हैं दोस्तों कल इसी टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर।